हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए थे जब उनकी रोती हुई आवाज हमने मैंने वो एक जगह बताया था जहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो गई थी। उस लड़की की बस क्या गलती थी कि उसने हाँ बोल दिया या उससे हाँ निकलवा दिया गया। उस घर में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा और शादी के बाद भाई वहाँ पे जो एक एंटिटी थी ना वो एक्टिव हो गई। वो जिस तखत पे सोते थे वो नीचे पड़े मिले थे और तखत उनके ऊपर उल्टा पड़ा मिला था कि तुझे बच्चा चाहिए, मैं तुझे बच्चा दूंगा, तू मुझे अपना ले। बोल दिया कि ठीक है। हरी चद्दर पे ना फेसेस बना करते थे अजीब अजीब से। जो लड़का है वो पेड़ पे बैठा हुआ है और लड़की की आवाज में बात कर रहा है। उसके अंदर जो एंटिटी आई थी वो उसे लेकर ही चली गई। ऐसी लोकेशन है जिसमें मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा। अक्षय भाई कैसे हो? मैं बढ़िया विकास जी, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और भाई थैंक यू सो मच। एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट हम करने वाले हैं। आज का जो पॉडकास्ट है ना, लोगों की रातों की नींद उड़ाने वाला है, अगर वो लोग रात में देख रहे हैं तो। रात को ही देखना बनता है। सारे जितनी भी हॉरर कंटेंट है तो रात को ही अच्छा लगता है वैसे। जी भाई। और जो हम लेके आते हैं रियल इंसिडेंट, जो चीज़ें बताते हैं वो रात को ही सुनने में मज़ा आता है। भाई रात को सुनने मज़ा आता है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं ना एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। आपने हमारे साथ इतने सारे रियल इंसिडेंट शेयर किए हैं और लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग आपको आपके चैनल पर भी बहुत प्यार लेते हैं, हमारे चैनल पर बहुत प्यार लेते हैं। लोगों का ना हमेशा से ना एक डाउट रहता है कि भाई आप जो कुछ भी बताते हो ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें मसाला लगाते हो, लोग ऐसा बोलते हैं। तो अगर भाई ऐसा है तो एक काम करते हैं, फिर हमारे पास जो रियल रिकॉर्डिंग आ रही है उन्हें हम प्ले करके दिखा देंगे। मतलब मेरा यही कहना है कि कुछ ना कुछ तो पता लगे। हम कुछ रियल शेयर करते जो आपके साथ हुआ हो या फिर आपने पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस किया हो। मैं वो तो देखो आज बताऊंगा ही, लेकिन देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो रियल इंसिडेंट हमारे पास आते हैं, मैं चाहूँ तो वैसे दिखा सकता हूँ, अभी दिखा भी दूंगा मैं। जो अनरीड हमारे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, देखो जो रियल इंसिडेंट आते हैं ना वो एज इट इज़ मैं अपने चैनल पे बताता हूँ और एज इट इज़ ही मैं किसी दूसरे पॉडकास्ट पे जाता हूँ तो बताता हूँ। और जो लोग हमसे शेयर करते हैं, आप एक चीज़ को समझना कि वो उनके इमोशंस होते हैं जी, कि कहीं ना कहीं वो लोग अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान चल रहे हैं। तो हमारी हर रियल इंसिडेंट में लोग खुद आके कमेंट करते हैं वीडियो देखने के बाद, उनको फिर मैं पिन करता हूँ। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि जैसे कोई फैमिली में कोई फीमेल है, वो नहीं चाहेगी कि अक्षय भाई मेरे अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो अक्षय भाई उसको इस तरीके से बताए कि मज़ा आ जाए। मैं किसी के इमोशंस के साथ प्ले नहीं कर सकता। मेरे सामने जैसे रियल इंसिडेंट आते हैं मैं उसी तरीके से लोगों के सामने लेके आता हूँ। और बस मेरे साथ जो आते हैं, जो रियल इंसिडेंट आते हैं, उनकी बस ये रिक्वेस्ट होती है कि आप नाम वगैरह चेंज कर देना, वो मैं चेंज करता हूँ। वरना आप खुद बताओ, चलो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, इतनी जनता भी इस पॉडकास्ट को देख रही है, आप मुझे कोई चीज़ बताओगे, मैं अपने चैनल पे उस पर 4 चांद लगा के बता दूंगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे? भाई अगर वो चीज़ अच्छी होगी तो कर लूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। भाई जो रियल इंसिडेंट डार्क होते हैं ना वो कभी अच्छे नहीं होते जी। आके आखिरी में किसी के उतारे होते हैं, किसी की कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई ऊपर चला जाता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हम उसे बढ़ा चढ़ा के बता दें। बल्कि जो लास्ट केस हमने वो फरदीन वाला डिस्कस किया था, लोगों ने एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा कि वो आके भुआ पे इस तरीके से ख़त्म हुआ। और सेकंड पॉडकास्ट में हमने भुआ के बारे में इतना डिस्कस किया क्योंकि जब फर्स्ट पॉडकास्ट लाइव हुआ था मेरे पास उस लड़की का कॉल आ गया था जी कि आपने पूरा उस तरीके से सेम टू सेम बता दिया कि अगर मेरे घर पे इस चीज़ का पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जो भुआ वाला पार्ट है ना, उसे इतना एक्सप्लेन मत करना कि हमारे घर में लड़ाई हो जाए। तो मैंने उसको उतना ही लिमिटेड रखा। अब मैं चाहता तो एक बात बताओ, हम दूसरा पूरा पॉडकास्ट भुआ पे ही नहीं निकाल देते, हो सकता था। अगला 2 से 5 मिनट में मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। हालांकि बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। और अगर आपको याद हो तो लास्ट डिस्कशन में मैंने कॉल पे भी बात की थी उनसे, परमिशन ली थी जब आपके पहले वाले स्टूडियो में थे हम। जी भाई मुझे तो याद है। और आपने ना हमें रिकॉर्डिंग्स भी सुनाई थी। यस। इवन हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए थे जब उन्होंने, मतलब उनकी रोती हुई आवाज़ हमने मैंने वो एक जगह बताया था जहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो गई थी। जी। तब मैंने बताया था कि वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी जब वो कह रही थी कि मेरी मम्मी ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। वो वाला पार्ट मैंने आपको सुनाया भी था। जी। तो जो भी रियल इंसिडेंट हमारे पास आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास होती है। अगर आप कहो तो मैं अभी कैमरे पर शो कर देता हूँ, मैं कर ही देता हूँ। जी भाई। हमारी पूरी टीम काम करती है इस पर। तो जिसको आपके चैनल पे ये लगे कि भाई ये तो दिक्कत है तो आप देख सकते हो। भाई आप जो भी कैमरा मैन है, एक बार इसे स्क्रॉल करके आप दिखा दो इस तरीके से हमारी जितने भी रियल इंसिडेंट है आप दिखा दीजिए। बैक टू बैक स्टोरीज है सारी जो रियल इंसिडेंट लोग हमें भेजते हैं। पूरा स्क्रॉल कर दो ऊपर से नीचे तक, जहाँ तक करना है कर दो आप। इसमें कम से कम 2000-3000 रिकॉर्डिंग्स हैं।
और इसके बाद फिर मैं लोगों के मैसेजेस भी अगर आपको दिखाऊं, ये मेरी टीम काम कर रही है जी। इसके बाद मैं मैसेजेस दिखा देता हूँ जो अनरीड पड़े हैं, जिसमें ऑडियोज आपको मिलेगी। देखो मेरे को तो नहीं पता था आप ये करने वाले हो, बट एग्जाम्पल के लिए मैं कोई एक ऑडियो अभी प्ले कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अभी मैंने आपके आगे डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते इसे। कोई एक जना इसे सुना सकता है तो सुना दो। वॉइस बहुत कम है, 1 सेकंड रुकिए। जी। आप माइक के ऊपर ही लगा लीजिए। हाँ मैं एक बार दिखा रहा हूँ, वॉइस काफ़ी कम आ रही है उसमें, तो मैं कोई एक रिकॉर्डिंग ऐसी खोल लेता हूँ जो हमारे पास आ रखी है। कोई भी एक खोल दूँ ना? जी कोई भी चलेगा। ये वाली खोल देते हैं, 1 सेकंड। ये लीजिए। सर मैं आयुष त्यागी बोल रहा हूँ सर। मैं निवाई से बोल रहा हूँ, टॉप डिस्ट्रिक्ट के मतलब एक कब तहसील से निवाई से बोल रहा हूँ। मैं आपको जो इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो मेरे दोस्त के दादाजी के साथ हुआ है, जो आपके पैरों एक- की जमीन खिसक जाएगी। वो बंदा खुद ही कह रहा आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। जी। लो 2। एक भाई का नाम है अंश, तनव और आदित्य, जिसे हम ऐसे जग्गी बोलते हैं। तो एक्चुअली मैं कितनी सुनाऊँ? तो सिंपल सी चीज़ है यार, लोग हमसे अपने इमोशंस शेयर करते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि हम इस तरीके से बड़ा चढ़ा के बताएं। अगर ऐसे होने लगा तो हमारे पास फिर रियल इंसिडेंट नहीं आएंगे। लोग हमसे ये गुजारिश करते हैं कि आप उसे शेयर कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से करो कि दूसरे बंदे को कहीं ना कहीं सीखने को मिले, समझने को मिले, वो अपना नुकसान ना कर ले। आने वाली जनरेशन के लिए अवेयरनेस वीडियोज़ निकालते हैं, मसाला नहीं मारते। और आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको खुल के बता देता हूँ, आप मेरे चैनल पे ना ही कोई बैटिंग की ऐड देखोगे, ना ही कोई फालतू प्रमोशन देखोगे। अगर मैं चाहूँ तो ये सब कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बतेरे ऑफर्स आते हैं जहाँ पर लोग लाखों देने को तैयार है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। जी भाई, हमें तो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। काफ़ी लगभग 1 साल से हम आपसे कनेक्टेड हैं और साथ में काम कर रहे हैं। इसके बाद ना लोगों का हमारे ऊपर जो विश्वास है ना और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है भाई। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले, कौन सा रियल इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो आज? देखो आज बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट हैं जहाँ पर ना आए दिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम कभी ना रिलेट नहीं कर पाते। जैसे मैं कुछ इंसिडेंट आपको बताने वाला हूँ जो मेरी तरफ भी हुए, मतलब मैंने अपनी आंखों के आगे देखे, लेकिन उनका कभी मैंने इस तरीके से इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन आज हम कुछ लोग हैं जैसे दोस्त हैं तो सोचते हैं उस बारे में, तो पता चलता है कि यार हमने कभी ना उस एंगल से सोचा नहीं कि हम शमशान के आगे जाके कभी चैलेंजेस ले रहे हैं, या फिर कोई दोस्त रेलवे ट्रैक पे खड़ा होकर गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेन के आगे से कौन हटेगा। अलग अलग इंसिडेंट है। और मान के चलिए कि जैसे हम एक स्टोरी कंटिन्यू करते वो नहीं है, आज हमारे पास मल्टीपल रियल इंसिडेंट्स आने वाले हैं। लोगों को मैं ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और उसका आखिरी में जो निकला वो हमारे लिए भी ऐसा था कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इस टच पे आके ख़त्म होगा। मतलब सस्पेंस और हॉरर दोनों का मिक्सर में। बिल्कुल, ऑडियंस को जो चाहिए हम उसी पे काम कर रहे हैं जी। सिंपली अवेयरनेस। तो अक्षय भाई, पिछली बार जो हमने स्टोरी शेयर की थी ना, वो एक स्टूडेंट से रिलेटेड थी। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड अगर कोई स्टोरी हो जो हम बता सके इस पॉडकास्ट में। देखो मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता था मैं जी। मैंने काफ़ी जगह पर काम किया हुआ है, हालांकि मैं उन कंपनीज का नाम मेंशन नहीं कर सकता। कुछ ना बहुत अजीब अजीब हादसे हुए हैं जो कभी उस टाइम पर एक्सप्लेन नहीं करे गए, चाहे आप मान लो 2017-18, हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। और उसमें सबसे जो अलग सा एक इंसिडेंट था वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और ये सबसे ज़रूरी है जो मम्मी पापा देख रहे होंगे, जिनकी बच्ची होगी, कुछ ऐसा होगा जो बच्चों क्राउड को भेजते होंगे। क्या हुआ था, लोकेशन हम दिल्ली में ही पढ़ा रहा था मैं, तो इंस्टीट्यूट था और इंस्टीट्यूट में ऐसा होता था कि बच्चे आते थे तो वहाँ पर कंप्यूटर भी पढ़ते थे, डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ते थे, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते थे। तो वहाँ पर क्या था, एक ना बोलते हैं ना कि आपकी सबकी लाडली बन जाती है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हर स्कूल एक इंस्टीट्यूट में होती है बच्ची की, यार इससे बहुत उम्मीद है और ये बहुत कुछ करेगी आगे जाके। तो हमारे साथ भी एक लड़की थी जिसे हम पढ़ाते थे और वो इसी किस्म की हुआ करती थी कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ करेगी। कॉम्पिटिशन्स में सबसे आगे उभर के रहती थी और जितने भी पूरे सहपाठी थे, क्लासमेट थे, उनके साथ भी बहुत सही चल रहा था उसका और सबसे टॉप लेवल पे हुआ करती थी वो। मतलब ये मान लो उसने ना सारे टीचर्स का भरोसा जीत रखा था और
ये मान के चलिए उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती थी। हुआ क्या, वो लड़की आती थी, अपना असाइनमेंट सबमिट करती थी, पढ़ती थी, चली जाती थी। हमने कैमरेज तो लगवा ही रखा था ऑलरेडी, कैमरा तो था ही हमारे इंस्टीट्यूट में। बट हुआ क्या था कि जैसे बच्चे आते थे जाते थे, तो शुरू में आप कहोगे कि ना, आपको शुरू में तो ऐसा होता है कि एक बंदा कैमरे के सामने हमेशा बैठा रहता है जी। कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ ये आदत ख़त्म होती चली जाती है। हो गया 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और फिर 2 साल कंप्लीट हो गए। तो ये थोड़ा गुड़गांव साइड की बता रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या, वो लड़की आई और वो लड़की चली गई। ऐसे हुआ, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो लड़की आई और चली गई, ठीक है। इवनिंग में लेट नाइट हम टीचर्स थे, हमारे पास कॉल आता है कि हमारे बच्ची ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में आई थी और वो घर नहीं पहुंची। हमने बोला कि ठीक है, आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से भी बात कर लो, पूछ लो उनसे, क्या पता कहीं किसी के साथ हो। एकदम से आप ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। हम भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेके कि यार वो लड़की इतनी पढ़ने वाली है, ऐसे थोड़ी ना कुछ गलत कर देगी। फिर दिमाग में नेगेटिव तो कहीं ना सोच आती है कि यार कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कि कहीं चली तो नहीं गई, किसी ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया, या बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ऑब्वियसली। कितनी उम्र होगी, मुश्किल से 20-22 साल थी जी। मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। खैर, तो हुआ क्या, उसका फ़ोन आया। पूरी रात उसके पेरेंट्स ने बहुत धक्के खाए। वो दोस्तों के घर भी गए, फ़ोन भी करा, सब कुछ करा, कुछ भी उसका पता नहीं चला लड़की का। अगले दिन हमारे इंस्टीट्यूट में उसके पेरेंट्स आए, वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह देखी। वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपके इंस्टीट्यूट में आई थी और आपके इंस्टीट्यूट से पता नहीं कहाँ चलेगी। तो हमारा काम इतना होता है कि हमने स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखे हुए कि देखो ये स्टूडेंट आई और यहीं से स्टूडेंट आपकी पढ़ के चली गई। इसके बाद क्या हुआ, 6 दिन 8 दिन हम भी परेशान रहे और उस लड़की के घर वाले भी परेशान रहे। फिर अब देखना स्टोरी का निकल के आ रही है, जहाँ पर ना हम भी सोच में पड़ गए कि यार आज की जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हुआ क्या, वो जो लड़की थी ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और दिखने में भी ठीक थी, अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थी। उसी इंस्टीट्यूट में एक लड़का उसे पसंद करता था, ठीक है। वो जो लड़का पसंद करता था, उसकी जो दोस्ती थी ना, वो अपने से बड़े किस्म के लोग होते हैं ना। जैसे मैंने किसी ड्राइवर से दोस्ती कर ली कि यार मेरे को इमरजेंसी में अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाना पड़ेगा तो इसे फ़ोन कर दूंगा। इसने क्या करा, किसी ड्राइवर से दोस्ती की थी, ठीक है। और ये क्या होता था, इसकी ना हिम्मत नहीं होती थी कि उस लड़की को सीधा सीधा अप्रोच कर दे कि यार मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा है। ये क्या करता था, उस ड्राइवर के थ्रू चॉकलेट्स भिजवाता था। अच्छा। क्योंकि ड्राइवर तो क्या था भाई, वो तो उसे तो पता है मेरे को कोई मतलब तो है नहीं, मना कर देगी तो गाड़ी तो चलानी है एट द एंड। तो वो ड्राइवर क्या करता था, वो लड़का बोलता था कि भाई एक काम कर, तू जाके मेरी तरफ से प्रपोजल कर दे। भाई ये होता रहा। लड़की ने एक दिन हाँ बोल दी। पहले उस लड़की ने मना करी, कम से कम नहीं तो 1.5 महीना मना करी। उसके बाद उस लड़की ने जाके हाँ कर दी। हाँ करने के बाद क्या हुआ, अब ये मिलने जुलने लगे। तो ड्राइवर इन्हें लेके जाता था, ड्राइवर इन्हें लेके आता था, ये होता था वो होता था, सारी चीज़ें। सीपी घूमे, जनकपुरी घूमे, पता नहीं कहाँ घूमे, गुड़गांव घूमे, अच्छा खासा इनने क्राउड नापा। वो लड़की जो थी अपने घर से बोल के निकलती थी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, अपने दोस्तों के पास होमवर्क मिला हुआ है, ये है वो है, सारी चीज़ें चलती थी। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे सामने ये था कि हमारा अर्ली मॉर्निंग बैच था उसका 10 से 12 का। आती थी, पढ़ती थी, 12 बजे निकल जाती थी। अब उसके बाद हमें तो पता होता नहीं था, ना ही हम इतना स्टूडेंट्स से पर्सनल कनेक्ट में होते हैं कि वो एक दूसरे की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे कि कौन लड़की कहाँ घूमने गई है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। हमारे ऐसे होते 10 से 12 के बैच, 12 से 2 के बैच, 2 से 4 के बैच, 4 से 6 के बैच। और उसमें जो बीच का टाइम होता था उसमें हम स्टूडेंट्स को टास्क दे के लंच वगैरह किया करते थे। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमें एकदम से खबर मिलती है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड पकड़ा गया। अच्छा। ठीक है, उस बॉयफ्रेंड मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के बच्चों ने खुलासा कर दिया कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड था, ऐसा था वैसा था। निकल गई कहीं से, कहीं ना, वो बच्चे ही थे, बच्चे ही बताने वाले थे, हम तक तो कौन ही आएगा। तो बच्चों ने बताया, जब देखा कि यार वो लड़की 6-8 दिन से गायब है, तो लड़कों ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमने उस लड़की को उस लड़के के साथ देखा है, तो पक्का बॉयफ्रेंड का कहीं ना कहीं रोल होगा। भाई पुलिस वालों ने क्या करा, उस बच्चे को, लड़के को उठा लिया, उस लड़के को उठा लिया और उसको खूब पीटा, उसको रिमांड पे लिया। उसके घर वालों ने भी कहा कि ये तो ना तो जा रहा कहीं पे, ना आ रहा कहीं पे। तो इस लड़के ने बताया कि भाई मेरा उस लड़की से बातचीत थी, लेकिन 8 दिन पहले से मैं उस लड़की के कनेक्शन में नहीं हूँ। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि वो लड़की गई कहाँ। बहुत टाइम हो गया, लड़की का कोई अता पता नहीं है। जब 8 दिन बाद वो लड़की पकड़ी गई, तब तक वो बिहार पहुंच चुकी थी। बिहार पहुंच चुकी थी। गुड़गांव से बिहार निकल गई थी। क्या बात। उसके पता नहीं कहाँ से फ़ोन ट्रेस किए, क्या किए, कहाँ मुखबरी से पता करा, क्या नहीं करा।
तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब पुलिस वाले पहुँचे, उन्होंने जब पता करा तो पता चला उस लड़की ने किसी से शादी कर ली है। ये तो भाई अलग ही एंगल आ गया एक। ये हमें तो ऐसा हो रहा था, हम तो यूं बैठ के सुन रहे थे कि ये उसने करा है, ये ऐसा वो कर सकती है। इसके बाद पूरा क्या खुला, जब वहाँ पे पुलिस वाले पहुंचे, उन्हें पता चला कि यार उस लड़की ने शादी कर लिया। तो शादी किससे करी? शादी करी उस ड्राइवर से। और जब ड्राइवर को पकड़ा गया और ड्राइवर को पीटा गया और उस लड़की को पकड़ के यहाँ पे दिल्ली लाए, जब गुड़गांव लेके आए, वो बंदी गुड़गांव पहुँचते ही आते ही बोली कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पे पहुंची, उसने बिहार क्रॉस करके दिल्ली गुड़गांव में वो पहुंची, उसने सीधा बोला मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और मेरे को किसी ने उठाया नहीं, मैं सो रही थी। मतलब इस हफ्ते में क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं है। कोई आइडिया नहीं है उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिहार में जो बंदा था उसे पकड़ के अपने पास दबोच रखा था, टैक्सी ड्राइवर को, पुलिस वालों ने रिमांड पे। इस बंदे ने वहाँ जाके उससे शादी कर ली, खूबसूरत लड़की थी। जब वहाँ पे पकड़ा उसे, बिहार से उसे भी पकड़ के यहाँ पे लेके आए, तब उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि मैंने इसके ऊपर बिहार से वशीकरण करवा रखा था। भाई वशीकरण के केसेस ना हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अलग लगा क्योंकि इस वशीकरण में ना एकदम से ही पूरे लगभग एक हफ्ते की याददाश्त ही गायब है। मैं बताता हूँ, जब वो लड़का चॉकलेट देता था ना, ये लड़का कभी भी उसे डायरेक्ट वो चॉकलेट देता नहीं था। ये पहले कुछ ना कुछ उसके ऊपर करवाता था। ऐसे बिहार में ना ऐसे बहुत बैठे हुए हैं बंदे जो कुछ ना कुछ सामान आप तक पहुंचा देंगे, वरना मंत्र भी बोल देंगे ना, और कुछ ना कुछ कर देंगे तो उस चीज़ के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। अब एक बात बताओ, वशीकरण के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है बाल, नाखून, आपका डीएनए। जी। जब वो लड़की उसकी गाड़ी में घूम रही है तो ऑब्वियसली डीएनए तो उसके पास था ही। सिंपली कोई ना कोई बाल, भाई अगर वो टिश्यू भी रगड़ के रख देगी वो भी हो गया आ काम। जाएगा। और बाल तो सबसे कॉमन है जी। और हर किसी की आदत होती है कि वो कभी ना कभी सीट पे लेटता है, अपने बाल ऐसे ऐसे करता है, कुछ ना कुछ उसके पास डीएनए था। पुलिस वालों ने क्या करा, पुलिस वालों ने लड़की की स्टेटमेंट ली। लड़की ने बोला मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो लड़की वहाँ से निकली थी इंस्टीट्यूट से, उसे बस इतना पता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो ड्राइवर से मिलने नहीं जा रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, इसने पता नहीं उसके साथ क्या करा, मुंह पे कुछ रखा, क्या करा, क्या खिलाया, क्या फूका, कुछ नहीं पता उस लड़की को। वो 8 दिन से बिहार में काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, खाना बना रही है, पर उसे ये याद नहीं है कि वो बंदी वहाँ पर वशीकरण में थी। जैसे ही वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आई है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि मेरे ऊपर मुझे नहीं पता क्या कर रखा था। जब वो यहाँ पे आई है तो उसके बाद फिर दुखद खबरें आनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट हुई है। अरे तो ये लगा लो कि उस लड़का जो था वो वहाँ पर लेके चला गया, उसने उसके साथ फिजिकल चीज़ें भी की। उस लड़की को कुछ नहीं पता, और अगर वो लड़की पकड़ी नहीं जाती तो पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही रहती, क्योंकि उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। लेकिन जो सबसे मज़े की बात है, किसी ने इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं किया। सब यही बोलते रहे कि नहीं ये लड़की अपनी मर्जी से गई होगी। जो करने वाला है उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बट वो लड़की रोती रह गई, उसकी किसी ने नहीं सुनी। और एट द एंड क्या हुआ, जो लड़की सबसे अच्छी थी ना, वो उस इंस्टीट्यूट की सबसे खराब लड़की बन के रह गई। खराब लड़की बन गई। अब देखो एक चीज़ को समझना कि ये इंसिडेंट्स मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ना जो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चों पर नज़र रखना सीखें। ठीक है, पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। जी। हमारे को ही नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था हम क्या कर रहे होते थे। हमारे पेरेंट्स बस यूँ थे, घर गए पीट दिया बैठा दिया, होमवर्क नहीं करा पीट दिया बैठा दिया। और मैं जनता से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पंगा होता है जो उनके पेरेंट्स को पता तक नहीं होते, कितने तो बहुत होते हैं भाई, जहाँ पर वो पैसे दे के छूट जाते हैं, ये होते हुए। अब सोचो उस लड़की की बस क्या गलती थी कि उसने हाँ बोल दिया या उससे हाँ निकलवा दिया गया। लेकिन एट द एंड हमें इतना पता है जो इंस्टीट्यूट की शान बनी हुई थी ना, वो शान खत्म हो गई थी। फिर वहाँ से लगभग जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया था। मैं यहाँ पर एक और बात है जो एंगल मैं देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि हमारे आसपास ना इतने सारे ड्राइवर्स होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिनके ऊपर ना हम डायरेक्टली ट्रस्ट कर लेते हैं। हम उनसे तो उनकी आईडी नहीं मांगते, उनसे नहीं पूछते भाई तुम कौन हो क्या हो, हमें अपना काम करना है, ड्राइवर मिला हम चले गए सीधा। तो ये हम उस एंगल से भी देख सकते हैं कि भाई हमें इवन ये जो वर्कर्स हैं इनके ऊपर भी मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर विश्वास नहीं करना चाहिए बेसिकली। ऐसा एक और चीज़ भाई मेरे दिमाग में आ रही है, वशीकरण का ही एक और किस्सा आपने बताया अभी,
तो मैं ना थोड़ा सा चाहूँगा कि अभी ना हम थोड़ा सा एक डिफरेंट कोई एंगल देखें, डिफरेंट कोई मतलब भूत का कोई केस देखें। कोई नई एंटिटी आई है अभी? भाई नई एंटिटी तो बहुत सारी आई है, लेकिन जैसे? वो डिस्कस इतनी हो चुकी है ना, जैसे मूवी में मुंजिया आ गई तो मुंजिया डिस्कस हो गया, ब्रह्म राक्षस वगैरह तो चल ही रहे हैं। हाँ। एक मैं आपको बताता हूँ, ये किस्सा मेरे पास आया था, उत्तराखंड से था, पता नहीं कहाँ से था, बहुत वेल नोन फैमिली थी, और आज से कम 9 महीने पहले ये इंसिडेंट मेरे पास आया था। और उन्होंने यही कहा था कि हमारी पॉलिटिकल जो है बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। उनके जो दादा परदादा थे, लड़की ने बताया था मुझे, उसने बताया था हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो फैमिली को डिस्कस मत करना। जब मैंने खुद नेट पे सर्च करा तो मैंने उस स्टोरी को अपने चैनल पे निकाला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इतनी भी कर दूंगा ना कुछ, तो पक्का उनका रहस्य खुल जाएगा। जी। हुआ क्या था, इस औरत ने बताया कि जब ये शादी करके किसी फैमिली में गई, तो उस फैमिली का पूरा मैं थोड़ा सा आपको जो है स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जो घर था थोड़ा सा इस तरीके से घर बना हुआ था कि नया घर उन लोगों ने बनाया था, जिस घर में उस लड़की की शादी कराई थी, नया घर बनाया था। कुछ कच्चे मकान होते हैं जो गांव में होते हैं, तो वो कच्चे मकान भी वहाँ पे थे। उनमें से एक घर में वो चलती थी, चरखी होती है ना, आटा पीसने वाली चक्की, जी। चक्की थी, और दूसरे कमरे में स्टोर रूम बना रखा था, और इसमें नए घर में लड़की की शादी कराई थी। तो क्या हुआ, जब ये शादी करके वहाँ पे पहुंची ना, तो इसे उस घर में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। और शादी के बाद भाई वहाँ पे जो एक एंटिटी थी ना, वो एक्टिव हो गई। जैसे होता है ना कि एंटिटीज जो नई नवेली दुल्हन को देख लेती हैं, जैसे कि जिन, तो उस घर में कोई साला बहुत पुराना जिन था जो गड़ा हुआ था। और कहाँ था वो? चक्की वाले कमरे में था, आटे की चक्की वाले में। एक टाइम पे वो जो आटे की चक्की वाला कमरा था ना, वो उस घर को बहुत पैसा देता था। लेकिन हुआ क्या, जो उस आटे की चक्की को चलाने वाले आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे। एक टाइम पे आके उनकी मृत्यु सोचो कैसे हुई होगी, पता नहीं। वो जो ड्रिंक करते थे वो किसे चढ़ती थी। जब उन्होंने नवरात्रे के टाइम पे ड्रिंक करना छोड़ दिया ना, तो नवरात्रे ख़त्म होते ही वो जिस तख्त पे सोते थे वो नीचे पड़े मिले थे, और तख्त उनके ऊपर उल्टा पड़ा मिला था। ठीक है, ऐसे तो वो बॉडी मिली थी इस हाल में। जब सब अंदर गए थे, किसी को समझ नहीं आया, उन्हें डर के मारे पता चल गया कि कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कत है, उन्होंने उस चक्की को बंद कर दिया। फिर वो चीज़ें स्टोर रूम में होने लगी उनके। फिर वहाँ पर कोई इंसान था जिसने स्टोर रूम में सोचा कि मैं कोई दुकान बना लेता हूँ, तो वो इंसान दुकान में काम कर रहा था। एक जो दीवार थी कच्ची, वो उसके ऊपर गिर गई, वहाँ पर दूसरी। जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये औरत वहाँ पर जब पहुँची तो इसके साथ ऐसा हुआ कि ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। इसने बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, भाई ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, ये कोशिश कर रही थी। इसके हस्बैंड लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ताबीज़ बंधवा दिया जाए, किसी को दिखवा दिया जाए, तो कोई भी ना उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था। इन्होंने बहुत कोशिश करी। एट दी एंड क्या हुआ, ये औरत इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगी। एक दिन ना ये बैठी हुई थी, और इसने खुद मुझे बताया कि अक्षय भाई, मैं ना बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर अगर बच्चा नहीं हुआ तो मेरा यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है। मैं इस वंश नहीं बढ़ पाएगा। और मेरे को सब टोक रहे थे उसको, सासू माँ भी टोकती थी कि तू तो बांझ है, तू इस घर में गलत आ गई, तेरे को कहीं और जाना चाहिए था। इसने बताया मैं बैठी हुई थी, और अचानक से मेरे पीछे से आवाज़ आई कि तुझे बच्चा चाहिए, मैं तुझे बच्चा दूंगा, तू मुझे अपना ले। ये इसके साथ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। इसने क्या करा, चौथे दिन बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको अपना रही हूँ। ये परेशान हो गई थी। ये परेशान हो गई। इसने क्या करा, जैसे ही उस चीज़ को अपनाया, भाई 1 महीने बाद खबर आ गई कि कंसीव कर लिया है, और एक हेल्दी बेबी ने जन्म लिया है। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा इसका नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये भगवान की पूजा करती, तो वो जो एंटिटी थी वो बोलता कि अगर तू भगवान की पूजा करेगी तेरा बच्चा ख़त्म कर दूंगा। इसने क्या करा, धीरे धीरे भगवान को पूछना बंद कर दिया। और ये जब भी लेटती ना, इसके सामने एक हरी चद्दर हुआ करती थी, उस हरी चद्दर पे ना फेसेस बना करते थे अजीब अजीब से। और जब भी अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती, कोई चीज़ इसका मुंह दबा देती थी। अरे इसके साथ क्या होता था, ये बंदी ना, इसने बताया कि अक्षय भाई मुझे नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। एक दिन क्या हुआ, इसने उस जो भी एंटिटी थी, जिन थी वो, इसने उसे बोल दिया कि मैं अब तेरे को नहीं पूछूंगी, क्योंकि तू मुझे भगवान से दूर कर रहा है, और एक दिन मुझे पता है तू मेरे पति से भी मुझे दूर कर देगा। उसका जिन का मकसद ही यही था कि इसको ऐसी कर दूं कि अपने पति से कटती चले जाए। इसने क्या करा, उस जिन से ऐसे पंगे ले लिए। इसने बताया कि ये ना किचन में गई कुछ काम करने के लिए,
और फिर इसे याद नहीं है किचन में इसके साथ क्या हुआ। इसका हस्बैंड घर में कुछ काम कर रहा था, काम करते करते इसके हस्बैंड को आवाज़ आती है कैसे जब इसका हस्बैंड काफ़ी टाइम से सुन रहा था तो उसे पहले तो लगा यार किचन में कुछ काम कर रही होगी, वो छीलने वाला होता है वो जैसे गाजर छील रही कुछ कर रही है। जब ये हस्बैंड किचन में गया ना, ये पता क्या कर रही थी, अपने बाल तो अपना एक एक बाल तोड़ रही थी ये। और ऐसे करते करते इसे पता कितनी देर हो गई थी, कम से कम 20 मिनट। इसका यहाँ से लेके इतना हिस्सा पूरा खून से भर गया था। इसके हस्बैंड ने इसे उठाया, 3 चांटे मारे, होश में लाया, मम्मी को बुलाया, सबको बुलाया परिवार में। ये बंदी उठ के बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हिस्सा पूरा खाली कर दिया था, खींच खींच के एक एक बाल, और खून यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है। इसने बोला अक्षय भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ों में पड़ जाऊँगी, और ये चीज़ें ना बद से बदतर होने लगी। वो जिन बार बार बोलता इसको अपने पति को ख़त्म कर दे, उसको ख़त्म कर दे, अपने घर वालों को ख़त्म कर दे। ये बंदी क्या करती, खुद अटैम्प्ट कर लेती कि मैं अपने घर वालों को क्यों मारूं। कभी इसने फिनाइल पी लिया, साला मरने भी नहीं दे रहा इसे नहीं मरने दे रहा, और बाकी बोल रहा उसको मार दे, उसको मार दे, उसको मार दे। इस बंदी ने क्या करा, हार थक के अपने हस्बैंड को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे जब से इस घर में आई थी मैं कंसीव कर रही थी, हम कोशिश कर रहे थे बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मेरे पास कोई एंटिटी आती थी और वो एंटिटी मुझे बोलती थी कि तू मुझे अपना ले, तेरा बच्चा हो जाएगा। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। भाई जब तांत्रिक को बुलाया गया ना, मैं बोल रहा हूँ जो रिश्तेदार थे वो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। उस लड़की ने बोला कि हम ना बेसब्री से वेट कर रहे थे उस तांत्रिक का। जो तांत्रिक जिस जगह पे बैठा हुआ था ना, एक वो फट्टा सा दे रखा था। जब वहाँ पे चीज़ें चल रही थी ना, पूजा वूजा जो भी हवन हो रहा था, फट्टे से किसी चीज़ ने ना उस तांत्रिक को गेट के बाहर फेंक के मारा था। तांत्रिक वहाँ पे उठ के पता क्या बोला था, मेरे बस की नहीं है, ये यहूदी जिन है। यहूदी जिन जो एक तरीके से बहुत आक्रामक होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल होता है और जो अपनी इच्छा पूरी कर पाएगा क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब सोचो एट द एंड हुआ क्या, उस पूरे परिवार ने उस औरत को उसके बच्चे के साथ छोड़ दिया। मतलब उस घर में छोड़ के सब चले गए, बोल दिया कि हम इस औरत के साथ नहीं रह सकते। अच्छा। उस औरत को उस घर से निष्कासित कर दिया। और आज भी वो जो लड़का है उसकी हाइट उसके बाप से फालतू है, कम से कम 6.5 फुट का है वो, और वो जिनकी औलाद है, अभी भी रहता है वो, अभी भी घूमता है वो गाँव में, और दुनिया को पता है जिनकी औलाद है, किस कोई उसके मुंह नहीं लगता। क्यों? जिस तरफ वो देख लेता है ना उस तरफ पिंडिया कांप जाती है लोगों की। एट द एंड हुआ क्या, कोई उससे पीछा नहीं छुटवा पाया क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, आप अगर लालच में आ गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और उस औरत के साथ यही हुआ। उस औरत ने एक एक चीज़ मुझे भेजी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। एट द एंड मेरी फैमिली ने मुझे कहीं ना कहीं आके छोड़ दिया। ये भी भाई एक तरह का मैसेज है लोगों के लिए कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है, लालच में आके कुछ भी ऐसा ना करो। अक्षय भाई, आप जब हमने आपके साथ पहला पॉडकास्ट किया था ना, तब आपने ना अपनी थोड़ी पास्ट लाइफ शेयर की थी। आपने बताया था कि आप ना काफ़ी ऐसी जगह पर गए हो जो कि पैरानॉर्मल हैं। अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और उन्होंने ना कुछ ऐसे गैजेट्स बताए थे जिनका मतलब यूज़ करते हैं लोग ताकि साइंटिफिकली उन चीज़ों को प्रूव कर पाएँ या फिर मेजर कर पाएँ। तो अक्षय भाई, क्या ऐसा सच में होता है कि गैजेट्स ट्रैक कर सकते हैं कि भूत यहाँ पर है या कोई एंटिटी है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे गैजेट्स होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे। अब उन्हें किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे मीटर्स हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। उनमें से एक मीटर था जहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है तो मतलब यहाँ पर किसी टाइप की एनर्जी है जी, तो लोग उसे लेके चले गए। फिर मोशन सेंसर हो गए, उन्हें लेके चले गए। लेकिन मैं बताता हूँ एक ऐसा रियल इंसिडेंट, अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया हो तो जी, एक ऐसा रियल इंसिडेंट जहाँ पर मैं 2016-17 में जब हमने चैनल बनाया था ना, तो हम उस लोकेशन पे गए थे और भाई हम अंदर जा ही नहीं पाए क्योंकि हमारे सामने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे सामने कुछ बोल दिया था। लोकेशन का नाम है संजीवन जी, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड मुझे पक्का पता है अभी वो रहा नहीं होगा क्योंकि जो उसके कर्म थे वो पक्का जा चुका होगा। जब हम वहाँ पे इवनिंग में रिकॉर्ड करने गए थे ना, तो हम कम से कम 3-4 लोग थे जो संजीवन में गए थे। 2-3 एक कैमरामैन था और 2-3 जने हम थे। संजीवन जितना दिन में सुंदर है ना, उतना ही रात को खौफनाक है। वहाँ पे चोर उचक्के भी बैठते हैं, वहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें बैठती हैं। तो
उस टाइम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे हम, क्योंकि यार उस टाइम ना टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी हमारे पास, इतनी लाइट्स नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, ना ही मना वो पैसा इतना था, फाइनेंशियल इतने नहीं थे। हम बस ये थे कि बाइक उठाई, दोस्त बैठे, चलो भाई लोकेशन पर पहुँचते, कवर करने की कोशिश करेंगे। वो इतना डेप्थ में है ना वो जंगल, इतना ज़्यादा घना है, जहाँ पर अकेला इंसान अगर जाएगा ना तो वो यही सोच के जाएगा कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। जब हम वहाँ पे गए थे ना तो हम अंदर घुसे और हमने देखा हमारी लाइट्स वहाँ पे फेल है, मतलब बंद नहीं हो रही है, मतलब ये लाइट्स उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है जी। हमने अगर हम बाहर आ गए, हमने सोचा यार देख कुछ हो तो पाया नहीं, एक काम करते हैं, इसकी सच्चाई है क्या, सिक्योरिटी गार्ड से निकलवाते हैं। हमने उस टाइम पे ना वीडियो भी बनाई थी, लेकिन यार तब की बात है 2016-17 की, अब तो कहाँ बची होगी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि भाई यहाँ पर जब आप घुसते हो ना संजय वन में, साइड में एक मज़ार बनी हुई है और कुछ मंदिर भी हैं छोटे मोटे, तो उन्होंने बताया कि कुछ बाइक वाले ना सिक्योरिटी गार्ड के बोलने पर भी, रोकने पर भी रुके ही नहीं और वो सीधा ना संजय वन में घुस गए थे। हुआ क्या, जब संजय वन में वो घुस गए तो उनमें एक लड़का था जिसने शायद पता नहीं क्या उसने पी रखी थी या शायद उसी ने नहीं पी रखी थी। क्या हुआ, ये लोग जब अंदर घुसे ना तो ये घुसे तो बहुत वो खलीफा बन के थे कि हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, सब हमसे नीचे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने मना करा था मत जाओ मत जाओ, खूब उसने रोकने की कोशिश करी है, सुने नहीं है। वो होते हैं ना कि एक बाइक का पूरा गैंग आ गया, लड़कियां भी बैठी हुई है पीछे, कोई पल्सर लेके जा रहा है, कोई FC लेके जा रहा है, सब अपनी बाइक ले लेके घुस गए। तो हुआ क्या, उस दौरान ये खुद सिक्योरिटी गार्ड के पास भाग गया है थोड़ी देर में कि भैया हमारे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया, चलो अंदर एक बार। ये सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था कि हमने खूब रोका उन लड़के लड़कियों को, वो रुके ही नहीं, अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद वो खुद भागे भागे वापस आए। तो जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे गया तो उन्होंने देखा सिक्योरिटी गार्ड ने कि उनका जो दोस्त है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। पेड़ के ऊपर? हाँ, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ पर वो बात कर रहा है लड़की की आवाज़ में। जो लड़का है वो पेड़ पे बैठा हुआ है और लड़की की आवाज़ में बात कर रहा है। और जब सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, वो समझ गया कि यहाँ पर कोई पुराना इंसिडेंट है, संजय वन में कोई पुराना ऐसा हादसा है जो छुपाया जाता है। वो चाहे किसी लड़की का मर्डर हो या उसके साथ कोई बलात्कार की कोई चीज़ हुई है, कोई रेप केस हुआ है, कुछ ना कुछ वहाँ पे था। मैंने भी सुना हुआ है, बट हम ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि दिल्ली के हैं, दिल्ली बदनाम होगी, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने जो हमारे सामने बोला, मैं इसको पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ नहीं बोल सकता कि सिक्योरिटी गार्ड ने डराने के लिए बोला था या क्या बोला था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने जो बताया था वो मैं जनता के सामने रख रहा हूँ जी। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला भाई हमने खूब उस बंदे को उतारने की कोशिश की, 3-4 जने हम गए, जो अलग अलग गेट के सिक्योरिटी गार्ड थे। मेरे गेट पे मैं और मेरा दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। जब हम अंदर गए हमने खूब उतारने की कोशिश की, वो बंदा और टहनियों पर चढ़ जाता था और ऊपर टहनियों पर चढ़ जाता था। आखिरी में क्या हुआ, इन्होंने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगाई, प्ले करते रहे और उससे बात करते रहे। धीरे धीरे वो जो बंदा था अपने होश में आया, उस बंदे को इन्होंने उतारने के बाद वो बाइक वाले जो थे उसे बैठा के अपने घर ले गए। और घर ले जाने के बाद कुछ टाइम बाद जब वो बंदे आए सिक्योरिटी गार्ड के पास, कभी मिलने जैसे होता है कि कॉलेज से निकल रहे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने वो हरकत की थी। तो वो उसी संजय वन को खड़े होकर इस तरीके से देख रहे थे। तो सिक्योरिटी गार्ड बोला भैया कि आज कैसे आना हो गया, फिर किसी को पेट पर चढ़वाना है क्या? तो वो जो बंदे खड़े थे उन्होंने बोला कि नहीं भैया, यहाँ से जाने के बाद हमारा दोस्त रहा ही नहीं। उसके अंदर जो एंटिटी आई थी वो उसे लेकर ही चली गई। तो मैं कहता हूँ कि जो संजय वन है ना, या तो वो श्रापित इतना है, या तो वो यूँ मान लो कि भाई वहाँ पे ना जाने के लिए वहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। बट मुझे जो सबसे क्रीपी लगता है संजय वन लगता है कि संजय वन एक ऐसी लोकेशन है जिसमें मैं कभी नहीं जाना चाहूँगा। 2 लोकेशन जिसमें मैं, अब जैसे मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, वो बताते हैं कुलधारा जी। कुलधारा के बारे में बोलते हैं कि भाई वहाँ जो फंस गया ना वो बहुत मुश्किल से निकलता है। और दूसरा संजय वन, क्योंकि इतना डेप्थ फॉरेस्ट है और फिर मैंने सुना है कि अंदर कहीं ना कहीं उतारे होते हैं। ये सारी वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हमें सिक्योरिटी गार्ड ने बताई थी कि वो बच्चा नहीं रहा, बचा ही नहीं वो बच्चा जी भाई। यानी कि चलो इस स्टोरी का तो ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कुलधारा की, तो कुलधारा से रिलेटेड तो हमने काफ़ी ना व्लॉग्स भी देखे हैं, लोग गए हैं वहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात को किसी ने रिकॉर्ड किया होगा वहाँ पे, या फिर कुछ ना कुछ तो उनके व्लॉग्स में भी दिखता है, नज़र आता है, उनके हाव भाव चेंज हो जाते हैं, कुछ तो है, रोंगटे तो खड़े होते हैं भाई सच बात है। आप इसे कहीं से भी ना मना नहीं कर सकते जी। एक मैं आपके साथ और रियल इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि लोगों को ना बहुत ऐसे रियल इंसिडेंट अच्छे लगते हैं। मैंने ना हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले एक बहुत बड़ा ना ड्राइवर्स का सर्कल आया था जी, जहाँ पे हम रहते हैं। आज से बात होगी कम से कम नहीं तो 2013-14 की। तो उस टाइम ना लाइट बहुत जाया करती थी
और लाइट जाने के बाद क्या होता था, हम घर से बाहर निकला करते थे और वो जो ड्राइवर का ग्रुप था उनकी तो आदत ही यही थी, हमने खाना वाना खाया बीड़ी वीड़ी पीने लग गए। तो उन्होंने बताया जब हम मतलब नॉर्मली जाते थे तो बातें तो बन जाती यार, कहीं ना ऐसे माहौल बन जाता है। तो जब हम वहाँ पे गए तो मैंने उनके पास बैठा, मैं ड्राइवर के पास, तो उनमें एक ड्राइवर है जो अभी भी हमारे टच में है, नाम तो नहीं बता पाऊँगा, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हमारी हेल्प की है उसने, कहीं ना कहीं एमरजेंसी के टाइम पे वो लेके जाता है हमें। तो जब मैंने उनसे बोला भाई एक बात बताओ, कभी आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ क्या कि आपको लगा हो कि यार ये तो मैं गलत फंस गया? तो उसने बताया कि भाई मेरे को ना एक बुकिंग आई थी